हाँ तो मित्रों, मुद्दा है इकोनॉमी के एमसीक्यू जो इस रविवार की यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए। अब यूपीएससी ने उसकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज की है, तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी ऐसी है कि मई महीने के इस रविवार मतलब 24 तारीख को यूपीएससी की प्रीलिम एग्जाम हुई थी। उसके सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की आंसर की हम ऑलरेडी उसी दिन उसी रात रविवार को बना चुके थे अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे। अब आज 27 तारीख है, बुधवार, तो यूपीएससी ने उसकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की है। तो हमें अपने जवाब मिलाने होंगे और जवाब मिलाकर अब ये फाइनल आंसर की हम बना रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इकोनॉमी में जो भी प्रश्न पूछे गए जवाब मैच हो ही रहे हैं, सिवाय कि एक टोकनाइजेशन का प्रश्न, उसमें मेरा लॉजिक थोड़ा अलग दिशा में गया था। मामला क्या है आगे टाइम स्टैम्प में आपको दिख जाएगा। कुल मिलाकर 4-5 मुद्दों पर जो चर्चा करनी है। सबसे पहले तो ये पेपर बहुत टफ था, बहुत जटिल था ऐसा बोल के सिंपथी बेट हो रहा है, उस पर मुझे बात करनी है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की के साथ मिलाएंगे जवाब। कहाँ से प्रश्न पूछे गए, सोर्स मैपिंग इकोनॉमी प्रश्नों के लिए। और फाइनली इकोनॉमी के लिए अगले साल अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नया पढ़ना चाहिए, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस बार पेपर टफ था, निर्विवाद बात है। अब यूपीएससी ने शायद ऐसा सोचा होगा कि देखो टफ पेपर निकाल के हम कोचिंग क्लास का न्यूसेंस खत्म कर देंगे और एकदम सही क्वालिटी के एथिकल ब्राइट स्टूडेंट्स हम लोग कैप्चर करेंगे। वेल एंड गुड। तकलीफ मुझे क्या दिखती है कि अब जो भी प्रश्न पूछे गए, जिस टाइप का पेपर है, मान लो 200 मार्क्स के अंदर से 75 to 80 सबके हो रहे हैं। जो थोड़ा ज़्यादा कर ले उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाए प्रीलिम्स क्लियर करने की। अब ये ऐसी बात है कि इसमें जिस टाइप के प्रश्न हैं, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में, कहाँ आप कितना गैस एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से ये सब चल रहा है। मतलब कि प्रश्न ऐसे हैं कि 2024 में जो चीज़ें चर्चा में थी वो अब जाके पूछी है, मतलब 2 साल पुराना करंट अफेयर्स। तो ऐसे विद्यार्थी जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, 2-3 अटेम्प्ट दे रहे थे, द हिंदू वगैरह देख रहे थे, खासकर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए वो पेरिफेरल नॉलेज, उसे एलिमिनेट करना वो रिलेटिवली ईजी रहता है। तो अब ये इसके आसपास जो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये जो बात थी कि सही ऑफिसर्स चुने जाएंगे वगैरह, वो सब आदर्शवादी बातें। असल में मतलब जो जितना रट के गया है उस दिन जिसके जितने एलिमिनेशन सही हो रहे हैं, ये बात है। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई बहुत उन्होंने हासिल कर लिया है। जहाँ तक दूसरी बात है कि कोचिंग न्यूसेंस इससे कम हो जाए। कोचिंग न्यूसेंस की बात ऐसी है, जब मैं कॉलेज में था, मतलब आज से 20 साल पहले, तब भी साइकिल्स चलते थे कि कुछ बार रिलेटिवली इजी पेपर आए, कुछ बार टफ पेपर आए। तभी लोग यही प्रिडिक्ट, बहुत आसान पेपर है, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो कोचिंग की दुकानें बंद हो जाएंगी। टफ पेपर आए तो सब बोले अच्छा देखो कोचिंग वाले का सुपड़ा साफ हो गया। जबकि तब भी कोचिंग वाले थे, अब भी थे। ये तो ऐसा है कि टीम इंडिया अगर हार जाए तो क्या क्रिकेट कोचिंग क्लासेस बंद हो जाते हैं? नहीं। अब इससे मतलब एक नया जॉनर में उभरता देख रहा हूं, इसे हम कहें सिंपथी बेट। कि कैमरा पे आके बोला बच्चों आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, कितना टफ पेपर था, हम आपके लिए जान दे देंगे। कौन जान दे, मतलब माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है तो जान दे देंगे कोई टफ पेपर आया उसके वास्ते? तो फर्जी बात है। पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिक्स के वाइब कोचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो गलत है। स्पष्ट बात होनी चाहिए, इतना पढ़ाया था, इतना नहीं पढ़ाया था, फ्यूचर में मटेरियल अपडेट करेंगे, इतनी हमको ज़्यादा मेहनत करनी है टीचर के रूप में और इतनी आपको ज़्यादा मेहनत करनी है स्टूडेंट के रूप में, ये बात होनी चाहिए। तो मैं स्पष्ट वक्ता हूँ तो स्पष्ट ही बात होगी। ये सब मगर के आंसू और सिंपथी बेट मेरे से होता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, यू हैव टू गेट अप अगेन एंड स्टार्ट अगेन। चाहे अच्छा स्कोर बन रहा है, मेंस की तैयारी करो, नहीं बन रहा है तो जो भी आगे स्टेट सर्विस, बैंकिंग, वापस से अगला अटेम्प्ट, वो सब आप शुरू करो, जिस पे मैं लास्ट में बात करूँ। कोरोना के बाद मतलब 2020 से लेके अब तक टफेस्ट पेपर था 2023 का, और ये पेपर कहा जाता है कि उससे भी टफ है, विच इज ट्रू। इकोनॉमी में हालांकि फिर भी सेविंग ग्रेस ये था, भगवान की मेहरबानी थी कि चीज़ें आसान रही रिलेटिव टू अदर सब्जेक्ट, रिलेटिव टू अदर सब्जेक्ट। अभी टॉपिक वाइज ब्रेकअप की हम बात करें तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा मजबूत बनाना, दिखाना चाहता है। कि फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं बिटकॉइन इसी से काम करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये इकोनॉमी का टॉपिक है, मैंने पढ़ाया था और मैंने सच में पढ़ाया था ब्लॉकचेन पूरा जो उन्होंने पूछा है। सामने साइंस टेक के टीचर्स भी बोल सकते हैं हमने भी पढ़ा था, विच इज इक्वली ट्रू, सही बात है। या हम कहें कोई एग्रीकल्चर की योजना है, हाँ तो मैंने भी बात करी हो उस पर। एनवायरमेंट के टीचर के हमने भी पढ़ाया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम पे, करेक्ट है। या पिलर 6 यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके नाम पर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन्स की योजना, उसकी मैंने बात की हो, पढ़ाया हो। तो पॉलिटी गवर्नेंस के टीचर बोल सकते हैं हमने भी ये तो अलग से कवर किया था, दैट इज ट्रू।
तो बहुत भावुक नहीं हो जाना है कौन कितने क्वेश्चन क्लेम कर रहा है। बहुत मैं कंजर्वेटिव चला जाऊं तो 15-18 सवाल, ज्यादा मैं खींचूं 20-22 सवाल, वो डिपेंड करता है कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है चीजों को, मतलब किसको कौन सा कोर्स बेचना है, खुद को बड़ा साबित करना है, तो उसे बहुत लोड ना ले। 15 से 20 के आसपास कुछ भी बोला जा सकता है। अब इकोनॉमी आप जो पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हो सकता है, लेकिन सही में आपको अगर उसे मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो मेरा 6 पिलर अप्रोच आप अडॉप्ट करें, जिसमें सबसे पहला पिलर है मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, डिजिटल पेमेंट। ये सब हर साल आप पाते हैं कि 6 से 7 सवाल तो निकल ही आते हैं आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन। इस साल भी 8 सवाल 9 सवाल आप बोल सकते हैं, डिपेंड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइंस में आप बोल रहे हैं, इकोनॉमी बोल रहे हैं वगैरह। तो बाकी सब में ये होता है कि किसी साल, जैसे बजट टैक्सेशन, पिछले साल 6 सवाल पूछे, इस बार एक ही सवाल पूछा क्राउडिंग आउट इफेक्ट का, वो सब हिलते रहता है। बट पिलर 1 ऐसी चीज है, जैसे हिस्ट्री में है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर साल कुछ ना कुछ होते रहता है। इस कारण से मैं जब भी पढ़ाता हूँ, ये पिलर 1 लगभग 1 महीने तक उसका पूरा कोर्स में चलते रहता है। खैर, अब इसमें भी जो प्रश्न पूछे गए कि बिटकॉइन, उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें समझो 2009 के आसपास उसकी चर्चा पकड़ती है। यूपीआई टेक्नोलॉजी, डीमोनेटाइजेशन, और उसके बाद 2016 में ये ज्यादा चर्चा पकड़ती है। तो अब तो ये टॉपिक इतने पुराने हो गए, सभी कोचिंग नोट्स में, सभी अच्छी बड़ी किताबों में, अखबारों में कई बार आए होंगे। तो क्या ये सच में करंट अफेयर्स है? नो, मेरे लिए ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये अब थियरी वाली चीज हो गई, थियरी वाली चीज हो गई। तो अगेन कुछ लोग अगर आपको ये बोले देखो सब करंट अफेयर्स, सब करंट अफेयर्स है, अगेन वो डिपेंड करता है किसको क्या कोर्स बेचना है। करंट अफेयर्स है, पर उसमें भी ज्यादातर ऐसी चीजें 2024 का अभी पूछा है, रिसेंट करंट अफेयर्स भी पूछे, पर उसके मुकाबले वो पुरानी चीजें आपको ज्यादा दिखे। क्या अब ब्रेकअप आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थियरी कितना, करंट अफेयर्स कितना। तो जब आप ये कह के अब ये 5 साल 7 साल पुरानी चीजें, ये सबको हम थियरी बोलना चालू करें, तो करीब 15 सवाल तो थियरी के आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वेश्चन जिसमें हम बात करें, करीब 19-20 सवाल हो रहे हैं। बाकी सब है नॉट थियरी, और उसमें भी ज्यादातर तो ऐसे ही 2 साल या उससे पुराना है। पिछले 1 साल का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ऐसा तो कुछ लगभग मुझे दिखाई नहीं। आप जानते हैं पिछले साल और इस साल चर्चा में क्या था? 16 फाइनेंस कमीशन, जीडीपी का नया बेजर, नथिंग आस्ट। हालांकि वो 2 साल बाद पूछेंगे, तो कुछ भी पढ़ा था उसमें नहीं गया। कुल मिलाकर इजी मीडियम टफ की बात करें, 11 क्वेश्चंस वेर इजी, मतलब पूरा जो पेपर है उसके हिसाब से इजी। फिर आप कहने पिछले साल के मुकाबले तो टफ थे वगैरह, तो वो तो इसका कोई अंत है नहीं। 11 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, इजी, मैनेजेबल। 6 थे थोड़े मीडियम थे, 5 थे हवा में टफ थे। इसका अगर आप सोर्स मैपिंग करें, और मैं कोचिंग मुक्त अपनी बात में करूंगा, लेकिन उससे पहले कोचिंग मुक्त बात करें कहां से उठाए, तो इकोनॉमिक सर्वे से 6 सवाल, पर ऐसा नहीं कि 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 5 साल पुरानी चीजें, और उसमें से भी खिलते खिलते वो पूछता रहे। न्यूज़पेपर से 5 चीजें, इंडिया ईयरबुक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से 6 चीजें, रैंडम कुछ 3-1 सवाल आए। फिर ये जो बैंकिंग फाइनेंस है, उसमें भी ये बैंकों का, इंश्योरेंस मार्केट का जनरल नॉलेज, इस टाइप के जो प्रश्न आपको दिखते हैं, वो असल में किताब है भारती वी पाठक की इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जो आपको पढ़नी नहीं है, वो जो भी आपके कोचिंग चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उसमें से अच्छी चीजें निकाल के आपको पढ़ाएं। उसके 2 सवाल, तो इस हिसाब से निकालो 20-22 सवाल जो बनते हैं। इसमें से अच्छा तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारी ये सब इकोनॉमी की बुक मटेरियल सब चलता है, उसका क्या हिसाब है? तो हैप्पी टू शेयर कि इसमें करीब 11 सवाल ऐसे हैं, 11 सवाल ऐसे हैं जो मैं क्लेम कर रहा हूं कि कवर्ड थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिखा था और वहां 3 फैक्ट पूछे इसलिए मैं क्लेम, नहीं, वो या तो पूरा एलिमिनेशन से या वर्ड बाय वर्ड सॉल्व हो सकता है, तभी मैं क्लेम कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने मेरी किताब से वो पूछा या मेरे मटेरियल से पूछा। वैसी बात है, मैं इतने सालों से पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स और न्यूज़पेपर, इंडिया ईयरबुक का कंबाइन करो, और भारतीय पाठक का पूरा जो पिलर 1 है, मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वो करो, तो इतना तो हो ही जाता है। कोचिंग का काम बस इतना था कि वो आपका एफर्ट बचा दे, कंपाइल मटेरियल देके, उतना काम हुआ है। चाहे 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री हूँ, या हिंदी माध्यम के टॉप रैंक मतलब रैंक 20 रविराज हूँ, आप अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम पेड प्रोग्राम के लर्नर्स थे, जिसके अंदर अपना ये इकोनॉमी का सब है, उन्होंने भी लाभ लिया है। डॉक्टर अनुज ने करीब 280 आवर्स की पढ़ाई की है ऑनलाइन क्लासेस, और रविराज साहब ने भी। ऐसे एवरेज सबके हम निकालें तो 109 ऐसे लर्नर्स जो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम पेड प्रोग्राम के बच्चे थे पिछले साल। फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले हम क्लेम नहीं कर रहे हैं।
तो सीरियस इंस्टीट्यूट से देखो, सिंपैथी बेट करके कुछ होना है, टॉपर निकलेगी नहीं उसकी बात करो। बच्चों हम आपके लिए जान दे देंगे, ये वो व्हाट टॉप पेपर था भाई, टॉपर निकालो, फीस को जस्टिफाई करो, फीस तो अफोर्डेबल ही है। हालांकि ऊपर नीचे होते रहते डिपेंडिंग ऑन ऑफर्स, लोएस्ट हमेशा जाता है तो 16,999 से लो नहीं जाता है, फिर वो वापस के 19,000 समथिंग, 22,000 समथिंग ऊपर नीचे चलते रहता है। अभी जुड़ेंगे तो फायदा क्या है, इसमें मिल रहा है, कुछ देर बाद जुड़ेंगे कुछ और चलता रहेगा। मेरे हिसाब से जितना आप जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारी टारगेट होनी चाहिए कि दिसंबर तक मेरा प्रीलिम्स और मेंस का ज़्यादातर खत्म हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बेशक खत्म हो जाए। और अगर आप ये ज्वाइन करेंगे तो दिसंबर तक इकोनॉमी तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो इसे चलते रहेगा। बाकी भी सब सब्जेक्ट्स आपको मिले एक ही सब्सक्रिप्शन में, नेटफ्लिक्स जैसा है, सब कुछ अनलॉक हो जाता है। चाहे मेरे इकोनॉमी के क्लासेस, सुदर्शन सर की ज्योग्राफी एनवायरमेंट, सिद्धार्थ सर पॉलिटी गवर्नेंस, प्रतीक सर हिस्ट्री, मधुकर सर सी सेट, आरटी मैम आर्ट कल्चर, और बाकी सौरभ पांडे सर साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स, सब कुछ कवर्ड है। तो 16,999 उसकी रहती है। हालांकि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो कहे 12 महीने का ही हमारे लिए ठीक होगा, आइडियली दैट इज करेक्ट, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि ज़्यादातर केस में उनके बीच में सेमिस्टर एग्जाम आते हैं तो कुछ वो बीच में बैकलॉग हो जाता है, ड्रॉप कर जाते हैं। तब 15 महीने या 18+6, मतलब वो एक्सटेंशन ऑफर के हिसाब से वो वाले प्रोग्राम ज्वाइन करे तो आपको बफर रहेगा। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट टारगेटिंग लाइक 2027, 28, 29 वगैरह, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे दे आर अवेलेबल। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज है इसमें। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला पिलर आप जानते हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, और उसमें भी शुरुआत में जो चीजें आती हैं, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, चेक बुक, ये सब। तो मतलब पिछले ये विन 26 सीरीज देख लो, एमसीक्यू मैराथन, दो तीन बार हम ये बात रिपीट कर चुके हैं कि आरबीआई नॉर्मली पैसा पेपर करेंसी में छापती है। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में डिजिटली पैसा जारी किया जाए, ये बात चल रही है, बराबर। तो ये आप जानते हैं, करेंसी नोट पे आप जानते हैं लिखा होता है कि 200 रुपए का नोट है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 200 रुपीज। तो इसका क्या मतलब है कि आरबीआई एक प्रकार से देयता ले रहा है, लायबिलिटी ले रहा है कि देखो ये 200 का नोट लेके आप मेरे पास आओगे तो 20 के 10 नोट, 100 के 2 नोट, ऐसा मैं छुट्टा करके एक्सचेंज करके दूंगा। तो याद रखना है, करेंसी नोट्स आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। और इसी कारण कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि एमसीक्यू में ये माइंडसेट रखा जाए, वहां पर भी कि अगर उस लॉजिक पर हम चले तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके नजर के सामने है। अब क्योंकि लंबे लंबे वाक्य हैं तो इसको आप समझिए, शायद स्लाइड में आपको अच्छे से ना दिखे या मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे से ना दिखे, तो मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि इसने पूछा है कि फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट, और आखिरी स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि यूपीआई और सीबीडीसी दोनों ही यूजर की लायबिलिटी है, जबकि हमने देखा कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और बाकी करेंसी नोट आरबीआई की लायबिलिटी है। और पिछले वर्षों में भी उसने पूछा, वो इसी टोन में पूछा था। तो इस कारण से चौथा स्टेटमेंट गलत है। हमको पूछा है क्या गलत है, तो जवाब ये गलत है। इट इज नॉट टफ, पहले भी पूछा गया है, इस कारण से वो अब रॉन्ग ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, और थियरी के हिसाब से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप जानते हैं बिटकॉइन और उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो या तो मैं अपना सारा डेटाबेस एक सेंट्रल सर्वर या हार्ड डिस्क में स्टोर कर दूं, लेकिन उसमें हैकिंग का, डैमेज का खतरा है। आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिससे बिटकॉइन और उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो वो कैसा है, जैसे टॉरेंट होता है कि अलग अलग कंप्यूटर में है और पूरा इधर उधर डेटा जा रहा है। तो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टोरेज, मतलब अलग अलग कंप्यूटर में डेटा होता है। और फिर ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिटकॉइन भेजा, तो ये स्टोर होगा, उसका ये जो पूरा ब्लॉकचेन डेटाबेस है डिसेंट्रलाइज है, और वो एक बार स्टोर हो गया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतना बिटकॉइन भेजा, तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। जैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में लिख के आता है, बराबर। अब उसी पर उन्होंने प्रश्न पूछे, तो वीडियो पॉज करके आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, 4, 3, 2, 1। तो पहला तो बराबर है कि रिकॉर्ड उसमें स्टोर होते हैं, इसका मल्टीपल नेटवर्क में सिंक होता है, चलता है। और चौथा कहता है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता आफ्टर आपने ये सब कर दिया। तो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4। आप लोग के तुमने थर्ड स्टेटमेंट की बात नहीं की,
वो ऐसा है कि कंसोर्शियम ब्लॉकचेन, दूसरा एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ऐसी सब थियरी में वो बात जाती है कि वो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। हालांकि वो ना भी पता हो, वो साइंस टेक ना भी पता हो, तो भी इकोनॉमी के हिसाब से इतना आपने पढ़ा है तो भी आपको ये सॉल्व हो सकता है। क्या तुमने पढ़ाया था कि नहीं उसकी बात करो। हाँ पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था, इंक्लूडिंग कि ओल्ड एंट्रीज कैन नॉट बी डिलीटेड, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिंक हो रहा है, सब कुछ लाइव क्लास में भी कवर हुआ था, मटेरियल में भी। इसमें आजकल आप जानते हैं सीधा एआई को फीड करके पब्लिक जवाब ढूंढने जाती है। अब एआई क्या कहेगा कि ये जो है कि इट कैन नॉट बी हैक्ड, ब्लॉकचेन का डेटा डिलीट नहीं हो सकता वगैरह, वो कह नहीं हो सकता है, पर ये जनरल सेंस में थियरी पूछ रहा है। इस कारण से इसका जवाब है ये, क्या, सी, 1, 2 एंड 4। मित्रों, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से वकील बन रहे थे कि देखो चौथा स्टेटमेंट गलत है, कि इसमें एक बार जो डेटा एंट्री हो गई उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा क्वांटम कंप्यूटर आ गया तो उसको डिलीट मार सकता है वगैरह। लेकिन ये जनरल सेंस में पूछ रहा था, वकील के सेंस में, जेम्स बॉन्ड का वो जो हैकर है उसके सेंस में नहीं पूछ रहा था। तो ऑफिशियल आंसर की, मतलब प्रोविजनल आंसर की जो आई है वो कहती है आंसर है सी। और मैंने भी जब अपनी आंसर की बनाई थी तब मैंने भी बोला था आंसर होना चाहिए सी। तो हर चीज़ में समझो एआई नहीं, वो आपकी थियरी या कंसेप्ट पूछ रहा है तो प्रोफेसर उस हिसाब से ही पूछ रहा है, एआई को और जगह मत लेके आओ। फिर ये टोकन है, ये भी 10 बार पढ़ा, नहीं नहीं तो शॉर्ट्स में और यूट्यूब पे और लेक्चर में हर जगह। टोकन मतलब आपने मान लो जूते जमा किए, सामने आपको टोकन मिला कि ये आपके जूतों की ओनरशिप का टोकन है। अब ऐसे टोकन का मतलब डिजिटल बना दे टोकन, और मैं अपने जूते आपके साथ एक्सचेंज करूँ और ये सब करें, इसे हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, उसकी थियरी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इसी चैनल पर पढ़ा है, आप देख लेना इकोनॉमी बेसिक्स में। अभी ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, अब कहीं ऐसा आपके पास किसी क्रिकेटर का, किसी फुटबॉलर का जेपीजी मतलब साइन किया, सिग्नेचर किया कोई चीज़ है, कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक फाइल है, आप एक फैन बॉय हैं, उसकी ओनरशिप, ये कलेक्टर्स एडिशन स्पाइडरमैन का मिंट कंडीशन, ऐसा किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मकान बिल्डिंग आदि के प्रॉपर्टी पेपर, उसका ऐसा पीडीएफ, उसका ऐसा टोकन, ये भी हो सकता है। तो ये सब इसके उपयोग हैं। तो अब समझो कुल मिलाकर नॉन फंजिबल टोकन अमीरों के शौक लगते हैं। स्पाइडरमैन का फर्स्ट मिंट कॉपी, ये रोनाल्डो का डिजिटल साइन चीज़, क्या इससे मतलब गरीब आदमी अपनी बकरी, उसका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट उसका करे और फिर वो गिरवे रखे और उससे लोन मिले, इस टाइप का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जानते हैं कि गरीब लोगों के बैंक खाते खोले जाएं, उनको सब लोन की, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिले, तो ऐसे टोकनाइजेशन से हो सकता है, पर वो मेरे हिसाब से बीरबल की खिचड़ी है। तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए कि टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑफर्स 24/7 एक्सेस, बराबर है 24 घंटे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। शेयर बाजार जैसा नहीं है कि मान लो शनि रवि बंद होगा, वो करेक्ट है। पर उसके बाद आप पढ़िए प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या ये होगा? वो बीरबल की खिचड़ी वाली बात है कि वहां तक अब हाइपोथेटिकली आप बोले हाँ हो भी तो सकता है भविष्य में, बट आई फील, और कुछ और भी हमारे इकोनॉमी के टीचर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो भी ये फील करते हैं कि नहीं ये ऐसी बात है, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, मल्टीप्लाई विथ स्टेटमेंट का आधा पार्ट वो रॉन्ग है, इस कारण से 1 × 0 = 0 सिर्फ फॉल्स होना चाहिए। और अगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस हिसाब से ए चला गया, सी चला गया, बी चला गया, जो बचे वो जवाब है। द आंसर देयरफॉर शुड बी 1 और 3। आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए। 4, 3, 2, 1। हाँ तो मित्रों, मुझे लगता था इस प्रश्न का जवाब होना चाहिए डी, 1 और 3 ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत था। हालांकि अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उस हिसाब से जवाब बन रहा है ए, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ तो मित्रों, ये टोकनाइजेशन के सवाल में मेरा ये मानना था कि टोकनाइजेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ये बिरबल की खिचड़ी जैसी बात है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये एनएफटी और अमीरों के शौक हैं, गरीबों का इसमें अभी कंट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट होना बाकी। लेकिन यूपीएससी की जो आज प्रोविजनल आंसर की आई है उनका ये कहना है कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो, दिस टोकनाइजेशन कैन ऑल्सो इन्हांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह, ऐसा डिजिटल फाइनेंस पर वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट। अब आप कहेंगे तो फिर कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं कंप्लेन का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये बोल रहा है तो आपको मानना होगा। हालांकि रियल एग्जाम में इसका कन्फ्यूजन होता ही या
हो सकता है या भविष्य में भी हो सकता है अगर आपने ओरिजिनल ऐसा रैंडम कोई लो प्रोफाइल रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जहाँ पर कि अगर हम बीरबल की खिचड़ी वाले लॉजिक से जाते तो तब उस ज़माने में यूपीएससी कहता था नहीं आपका जवाब गलत गया है। फॉर एग्जाम्पल एक योजना थी विद्यांजलि, तो उसमें क्या कोई आदमी पैसा डोनेट कर सकता है कि नहीं, या सिर्फ जाके स्कूल में उसने अपना श्रमदान और समयदान ही करना था, या फिर कि एक प्रधानमंत्री पोषण योजना थी, उससे भारत में ये एग्स और जवार बाजरा और बाकी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं। अब वो पुराने प्रश्नों में उन्हें ये लॉजिक से गया था, इसमें ये लॉजिक, उसमें बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर वो इस प्रकार से गए हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट ये कहता है। अब कुछ शाणे लोग आ जाएंगे, देखो एक्स डेट पे वाई जगह पर ऐसा लिखा गया था। हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं पर फुटनोट या बॉक्स में ऐसा एक लाइन में लिखा हो, तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि टोकनाइजेशन हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस पर मेरा ये जवाब है कि भाई मेरे रडार में नहीं आया था, इसलिए टोकनाइजेशन हमने सब पढ़ा था, लेकिन टोकनाइजेशन कैन हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बात नहीं हुई थी। और वैसे भी पिछले वर्षों में यूपीएससी ने बीरबल खिचड़ी लॉजिक को रॉन्ग साबित करते हुए वो गए थे, तो उस लॉजिक पर मैंने इस बार ये सोचा था, लेकिन इस बार मेरा लॉजिक उनके साथ मैच नहीं हुआ। हाँ तो कोई नहीं, उस हिसाब से मटेरियल में अपडेट करूँगा। ये जो अपनी बुक है उसका नेक्स्ट एडिशन जून के एंड तक आ जाना चाहिए, सिर्फ इस सवाल के वास्ते नहीं, बाकी भी जो अलग अलग टॉपिक पूछे गए उस हिसाब से नया नया क्या पढ़ना है वो इसमें मैं अपडेट करने वाला हूँ। अमेज़ॉन पर आपको ये किताब बाद में मिल जाएगी। आजकल मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, ऑफिशियल आंसर की आ जाए, फिर कुछ लोग अपना पुराना आंसर की डिलीट कर देते हैं, पीडीएफ फाइल हटा देते हैं, वीडियो में कुछ बोला उसको ट्रिम कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा इंस्टाग्राम फ़िल्टर लगा के खुद को मसीहा साबित करना, उससे बच्चों में गलत मैसेज आता है। उनको लगता है कि हर जवाब हमारा ऐसा ही जाना चाहिए, टीचर से गलती नहीं होती तो हमसे भी नहीं। वो असल में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो जो भी प्रश्न थे उसमें मैंने जो आंसर बनाए वो यूपीएससी के प्रोविजनल आंसर की के साथ मैच कर रहे हैं। फिर पिलर 1 या 2 मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो वगैरह। नॉर्मली इसमें से हर साल सवाल आते थे, पर पिछले साल भी कुछ नहीं पूछा, इस साल भी कुछ नहीं पूछा। आप कहे तो फिर स्किप ही कर देते भाई, अगले साल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, क्योंकि स्टेट सर्विस, बैंकिंग एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, हर जगह पर आपको ये उपयोगी है। यू शुड प्रिपेयर इट, भले इधर नहीं पूछा। तो जो पहला पिलर था यूपीआई, बिटकॉइन, ये सब पिलर 1A1 में जिसको बोलूँ, करीब 3 सवाल हुए। एक वो यूपीआई सीबीडीसी वाला, दूसरा ब्लॉकचेन वाला, दूसरा टोकनाइजेशन वाला। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि अब वो ये सब नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है, तो ये भी एक लर्निंग रही। नेक्स्ट इज पिलर 1B, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बासेल नॉर्म्स, ये सब चीजें। बैंक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन ये मैं सुकून से पढ़ाता हूँ। हर साल इसके सवाल नहीं आते, लेकिन पिछले 10 साल से समझो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में इसे प्रश्न मुझे दिखे। एक तरफ है बैंक, आप जानते हैं, दूसरी तरफ है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइक एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी, मनापुरम गोल्ड लोन, टाटा म्यूचुअल फंड, डीएचएफएल होम लोन की कंपनी है, बजाज फिनसर्व वो आपको लोन देता है, ये सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सब सामान खरीदने के लिए। तो दीज आर एनबीएफसी कंपनी। अब जो डिपॉजिट लिए जाते हैं दो जात के हो सकते हैं। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट, कि आपने जमा किया 5 साल 3 साल बाद आपको पैसा वापस आए, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये तो बैंक वाले ले सकते हैं। दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि आपने जमा किया फिर मन मर्जी है तब आप उठा सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो बैंक वाले दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि एनबीएफसी वाले उसमें ज्यादातर को तो डिपॉजिट लेने की मनाही है, कुछ को परमिशन है, पर वो केवल टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व लेता है, तो वो फिक्स डिपॉजिट हुआ, पहली बात है। दूसरा, क्या ये लोग अपनी चेकबुक इश्यू कर सकते हैं? तो बैंक वाले कर सकते हैं, एनबीएफसी वाले नहीं कर सकते। इवन ये जो फिक्स डिपॉजिट आदि लेने वाले बजाज फिनसर्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चेकबुक का सेटलमेंट सिस्टम है, आप समझ, मैंने आपको ₹1,00,000 का चेक दिया, आप जाएंगे पर वो अनलॉक नहीं होगा, कहे तो फिक्स डिपॉजिट है 5 साल बाद आना, तो दे कैन नॉट इश्यू चेकबुक्स, दे कैन नॉट इश्यू चेकबुक्स। और ये सब मैंने पढ़ाया है, हर साल पढ़ा है। अब प्रश्न आप देखिए 4, 3, 2, 1। अब पहला स्टेटमेंट आप देखिए, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सही बात है, वो मैक्सिमम खींच के टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। तीसरा क्या बोला कि एनबीएफसी कैन इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, तो ये गलत है, वो चेकबुक इश्यू नहीं कर सकते। तो 1 इज राइट बट 3 इज रॉन्ग। इस हिसाब से आप करो तो 3 इज रॉन्ग, मतलब ये चला गया, 1 यहाँ नहीं है तो सी चला गया, डी चला गया, तो 1 इज राइट, बराबर।
और 3 रॉन्ग, इस हिसाब से एलिमिनेट करो, जवाब बनता है 1 and 4 ओनली। आपके चौथे स्टेटमेंट का वैलिडिटी तुमने बोला नहीं, ये भी हर साल पढ़ा है और हर एक कोचिंग वाले हर एक किताब में दिया है कि DICGC जो संस्था है उसका काम है, अगर कोई बैंक बंद हो गया तो आपका डिपॉजिट का पैसा डूबा तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, अप टू 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है। तो ये केवल बैंकों को मिलता है, मतलब बैंक कस्टमर्स को मिलता है, बैंक डिपॉजिटर्स को मिलता है, NBFC वालों को नहीं मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज मतलब करेक्ट है, बट इट इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ द NBFCs, भले वो डिपॉजिट टेकिंग NBFC। कुछ लोग वकील बन के इधर उधर जाएंगे, पर समझो ये जो प्योर थियरी है वो यही है, एंड देयरफॉर द आंसर इज ए 1 and 4 ओनली। प्रोविजनल आंसर किया है उसने भी यही बोला 1 and 4 ओनली। तो समझ, इसमें ज्यादा सोचने मत बैठो, ये प्योर थियरी आपको पूछ रहा है, वकील मत बनो। जो भी अपना, ये भी अपनी टूल किट का हिस्सा थी, याद कर। बैंक क्लासिफिकेशन का प्रश्न, उसके बाद ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बासेल नॉर्म, वो तो हर साल कम ही सवाल आते हैं और इस साल भी कुछ आया नहीं है। थर्ड पिलर इज, मतलब पिलर 1C इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हर साल 3-4 सवाल आते हैं, इस साल भी दिख रहे हैं। अगेन वो डिपेंड करता है आप कैसे क्लासीफाई करते हैं। शेयर मार्केट जब मैं कहता हूं तो बड़ी चीज है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स, शेयर, ये सब कुछ हम बात करते हैं, डेरिवेटिव सबकी। तब सोचिए बॉन्ड मतलब लोन लिया जा रहा है, इन्वेस्टर को कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है। तो अगर कोई बॉन्ड ऐसा है जिसमें एनवायरनमेंट का भी भला हो रहा है और सोशल प्रोजेक्ट का भी भला हो रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? सिर्फ ग्रीन बॉन्ड नहीं बोल सकते, सिर्फ सोशल बॉन्ड नहीं बोल सकते, सॉवरेन बॉन्ड तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो सरकार को लोन में जा रहा है, उसमें से आगे मतलब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हो तो कुछ सोचने बैठते हम, तो क्योंकि बाकी गलत है, इस कारण से इसका जवाब क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, की पर्यावरण का भी भला, समाज का भी भला। इजी क्वेश्चन, आई होप कि लगभग सभी सीरियस कैंडिडेट्स ने इसको किया होगा। फिर एक चीज है TREDS, वो ऐसा, मान लीजिए ये कोई MSME वाला है जो कि मुकेश अंबानी को कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कार्ड बॉक्सेस सप्लाई करता है कि मुकेश भाई इसमें आप अपने जियो फोन पैक करना, और मुकेश अंबानी उसको 1 महीने बाद पैसा देने वाला है, ऐसा क्रेडिट पर काम चल रहा है, लेकिन इनको इसी महीने जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, ऐसे अनपेड इनवॉइसेस हैं उसको गिरवे रख के किसी बैंक NBFC से वो लोन ले सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, ये बोला जाता है। अब ये मतलब ऐसा लोन कहाँ मिलता है? तो उसके कुछ प्लेटफॉर्म है, आप समझो जैसे एक तरफ सब सेलर्स हैं, दूसरी तरफ सब बायर्स हैं, और वो जमा कहाँ हो रहा है? Amazon, फ्लिपकार्ट पे, पैसा बीच में बिचौलिया प्लेटफॉर्म होगा। तो उसी प्रकार से ये जो पूरी प्रोसेस है उसके साथ जुड़ी चीजों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को TREDS, ट्रेड रिसीवेबल इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा इसका नाम है। उसके कुछ उदाहरण है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ऐसा ई-कॉमर्स का उदाहरण हुआ। TREDS के उदाहरण हुए M1 एक्सचेंज, RXIL, ये TREDS, और ये भी मैं हर साल पढ़ाता ही हूँ। ओके, तो बिजनेस जी के, बैंकिंग जी के क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है भाई, इस कारण से मैं पढ़ाता हूँ। तो इन्होंने पूछा M1 एक्सचेंज के बारे में, अब आपको प्योरली वो नहीं पता पर आपको ये चीज पता है, तब थियरी के हिसाब से उसे कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट मतलब सब पहले पढ़ लीजिए आप, 4, 3, 2, 1। तो देखिए इसमें बात यह है कि M1 एक्सचेंज प्रोवाइड्स कोलेटरल बेस्ड लोन्स टू MSME। अब असल में वो खुद नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो तो मिडल मैन है ना, लोन तो प्रोवाइड कर रहा है बैंक NBFC। तो अगर हम उस हिसाब से इसकी प्योर डेफिनेशन में जाएं, देन 1 शुड बी रॉन्ग। और अगर इस हिसाब से आप डिलीट करें तो ये चला गया, D चला गया। फिर क्या है कि M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, वो तो मैंने बताया आपको, ये करेक्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, तो 2 इज करेक्ट। तो ये बात हुई। तीसरा क्या कहता है कि M1 एक्सचेंज बराबर वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ये उसका काम नहीं, उसका काम TREDS टाइप का है, तो वो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से जब आप एलिमिनेट करें तो तीसरा गलत है, इसलिए ये चला गया, बराबर C चला गया, और B तो करेक्ट था ही। तो बाय दिस एलिमिनेशंस इसका जवाब है B2 ओनली इन माय ओपिनियन। और जो अभी प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें भी उन्होंने यही जवाब बोला है। कुछ लोग ये जो चीज़ है कोलेटरल बेस्ड लोन्स, उस हिसाब से उसमें ज़्यादा सोचने बैठ गए होंगे, पर आप समझो अगर आप मान लेते हैं 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट, तो 1 and 2 ओनली, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो आपने कम खराब को पसंद करना होगा। तो क्योंकि सेकंड तो करेक्ट है ही, वो निर्विवाद है, वो ज़्यादा करेक्ट है, उस हिसाब से आप करो तो भी इसका जवाब क्या बनता है?
B2 ओनली। तो शेयर मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऐसे कुछ सवाल आपको दिखे। पिलर 1D है इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें हर साल कम ही सवाल आते हैं, इस साल भी कम ही सवाल आए। कुछ सालों पहले इन्होंने पूछा था साइबर इंश्योरेंस, जब कोरोना चला 2020 में, कि कोई बदमाश हथौड़ा मार के कंप्यूटर तोड़ दे आपका तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कि नहीं। ऐसा एक विचित्र सवाल था। इस बार वापस से उन्होंने, मतलब वो सवाल तो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे 2020 का, पर 26 में ऐसा ही एक प्रश्न पूछा एविएशन इंश्योरेंस के बारे में। अब जैसे आप जानते हो अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उस कारण से ये चीज़ें चर्चा में रही होंगी। तो पॉज करके आप देख लीजिए 4 3 2 1। मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मैं कबूल करता हूँ और मैं सबक भी लेता हूँ कि हाँ ये नज़र में मुझे आ तो सही, पर मैंने ऐसे नहीं सोचा कि भाई वो प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स और वो तो साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें अपने को क्यों पढ़ना है। लाइक दैट आई हैड नॉट कंसिडर्ड दैट टॉपिक सीरियसली वाइल अपडेटिंग माई नोट्स। मैं कबूल करता हूँ, पर अब मैं सबक लूंगा और भविष्य में ऐसा भी सब मैं कवर करूंगा। खैर इसका जवाब इंटरनेट के हिसाब से है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब एग्जाम के बाद सब शाणे बोलेंगे हाँ वो तो ऐसा, ये तो 2 करेक्ट कर देते तुम बोथ। पर अब ये भी तो हो सकता था कन्वेंशन गलत निकले, कंट्रीज गलत निकले, तो गैस मास्टरगिरी के हिसाब से वो सब बाद में जस्टिफाई किया जाए। शेयर बाजार में समझो ग्राफ ऊपर जाए फिर मैं कहूँ देखो ये तो ऊपर ही जाना था, दैट इज नॉट राइट। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जाएं, उनको सब बैंकिंग फाइनेंस लोन की सुविधा हो। तो भारत में कितनी प्रोग्रेस है? 0 है, 100 है। इसका आरबीआई एक इंडेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब उसके कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके कंपोनेंट है बच्चा पैदा हुआ, हेल्थ, पढ़ा, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना कमाता है। उसी तरह यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के 3 मतलब पिलर पे वो चेक करता है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। तो ये इसका करेक्ट जवाब है। बाकी भी मिलते जुलते हैं तो इट इज टफ। मैं बताने को आपको बोल सकता हूँ, देखो जो मेरे इकोनॉमी के नोट्स है उसमें पक्का दिया है ये तो एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। हावेवर इन रियल लाइफ जब मिलते जुलते ऑप्शन हो तो इट बिकम्स लिटल डिफिकल्ट। पर खैर अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी रियल में आपका करेक्ट हो आपको बधाई, जो आप सीरियस अब रट के गए थे। नहीं हुआ तो भविष्य में सबक लेना कि भाई रटना पड़ेगा। फिर आता है ये सब सेक्टर्स में रिफॉर्म, बैंकिंग फाइनेंस में। तब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक चीज होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में छोटे छोटे लोन गरीबों को देने की वो संस्था है। तो इसमें सुधार के लिए आरबीआई ने मालेगांव कमेटी बनाई थी कुछ सालों पहले, ये एक बात। और ये मेरे नोट्स में सब दिया है। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आए और सब रिफॉर्म हो, उसके वास्ते एक मल्होत्रा कमेटी बनी 1993 में। ये भी क्रोनोलॉजी मेरे नोट्स में दी है। और तीसरा कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, उसकी सब स्थापना और ये सब चीजें स्टैट्यूटरी स्टेटस वो तो लेट 90s में होता है, 96 से लेके 1999 में। तो अब आप सोचिए IRDAI ने मल्होत्रा कमेटी की स्थापना की, ये तो गलत होगा ना, क्योंकि वो तो उसके बाद पैदा हुआ। शायद मल्होत्रा जी ने ही बोला होगा कि ये बनाइए, तो फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ। तो बेटा बाप का बाप कैसे हो सकता है? गलत है। नाउ सॉल्व इट। मतलब पॉज करिए वीडियो। 4 3 2 1। पहला स्टेटमेंट बोला है कि RN मल्होत्रा कमेटी IRDAI ने ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड, तो ये तो पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त, तो 1 इज रॉन्ग। और मालेगांव कमेटी वो आरबीआई ने बनाई थी माइक्रो फाइनेंस के लिए, 4 इज करेक्ट। तो 1 इज रॉन्ग एंड 4 इज करेक्ट। ऐसा एक ही ऑप्शन है उस हिसाब से बचता है, दैट इज डी, 2 and 4। मतलब एलसी गुप्ता वाज फॉर ऐसे, अभी हमको ना भी पता हो तो भी इट वाज मैनेजेबल। हालांकि मैनेजेबल मतलब समझो जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी करता है वो सब ये रट के जाते हैं वो भारती भी पाठक वगैरह की किताब से। और क्योंकि मैं भी पिलर 1 को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूं तो अपने नोट्स में ये दिया है। रियल लाइफ में इतना याद करना मुश्किल है। मैं इकोनॉमी समझो साल में 3 बार उसके बैच लॉन्च करूं तो 3 बार पढ़ा रहा हूं, तो मेरा तो रिवीजन है तो मुझे याद है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर एक को याद हो। तो सही किया है उनको बधाई, नहीं सही हुआ है उनका, मैं ये कहूँगा पिलर 1 में ज़्यादा आप मेहनत करिए, उसको रटने की कोशिश करिए। दोषारोपण मत करो ये क्यों पूछ लिया, ये नहीं पूछा तो कुछ और पूछते, भाई कट ऑफ है कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। सेकंड इज बजट टैक्सेशन। ये पिलर इतना मतलब सेम ट्रेंड में नहीं चला, कुछ साल 1-2 सवाल आए, पिछले साल 6 सवाल आए, इस सवाल सिर्फ एक ही सवाल आया। पर आसान था,
लगभग हर एक सीरियस स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सके, ऐसा बहुत आसान सवाल था। मान लीजिए सरकार को बहुत कर्जा हो जाए, ये सब योजना चलानी उसके वास्ते, और वो ढेर सारा पैसा SBI, LIC आदि सरकारी बैंक NBFC से लेता रहे, तो फिर अदानी अंबानी सबके लिए पैसा कम पड़ेगा लोन में घुमाने के लिए। और आप जानते हैं लोनेबल फंड्स जब कम होते हैं बैंकों के पास, तो वो लोन के ब्याज दर बढ़ा देते हैं, तो कंपनियों को कम पैसा लोन में जाएगा। तो विजुलाइज करो, देयर इज अ फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर सब लोग लोन लेने के लिए आए, और उसमें से बैंक और LIC वाले और NBFC वाले अंबानी को कि नहीं आप जाओ धक्का मार के, क्योंकि हम सारा पैसा सरकार को बांट चुके। तो इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये खराब है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को पैसा नहीं मिला, आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आगे इकोनॉमी एक्सपांड नहीं होगी। तो अब समझो क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन्स सैड इमोजी फॉर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। ये पढ़ा है, सभी कोचिंग वालों ने पढ़ा है, अच्छी अच्छी किताबों में आपको मिल ही जाएगा। इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात हुई कुछ सालों पहले, जब वो बात करते थे काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, मतलब कोरोना में सरकार ने ज्यादा कर्जा लेना चाहिए, पर ऐसा होगा तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। इस कंटेक्स्ट में ये शब्द चर्चा में रहा है। मतलब देखिए क्वेश्चन 4, 3, 2, 1। तो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है कि जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, गलत बात है ना, विजुलाइज करो, मुकेश अंबानी सैड इमोजी है। और देखो सिचुएशन वेयर इंक्रीज इन टैक्सेस, उसका तो इसमें लेन देन है नहीं। डी की सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, ये सब भी मजा नहीं है। तो जवाब हुआ बी, सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि पैसा बैंकों के पास घुमाने को कम बचेगा, एंड इट रिड्यूसेस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हाँ वो सही है, मतलब द आंसर इज आसान है। हालांकि रियल एग्जाम में जब स्टेज में आप हो ये सेट बी का 84 क्वेश्चन, तो सब सेम लगने लगे, तो सुकून से आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ के एलिमिनेट करने चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जब आपने ये पेपर पढ़ा और आपको लगा बी सही है, तो टिक नहीं करना है, सी भी देखना है, डी भी देखना है कि ये गलत है कि नहीं। कुछ बार स्ट्रेस में, जल्दबाजी में हम अपने दिमाग में सही चल, बट वी आर नॉट टिकिंग इट राइट। देन थर्ड इज इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये सब बातें। नेक्स्ट इज मित्रों पिलर 3, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब की बातें। अब हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी समिट हुई पिछले 1 साल में, कुछ उसका मतलब निष्कर्ष नहीं आया, लेकिन उसके कोई प्रश्न भी नहीं आए। करेंसी एक्सचेंज मुद्दा, रुपये का डॉलर के मुकाबले गिरना, ये सब चीजें चर्चा में रही है, उसके भी प्रश्न सीधे सीधे नहीं आए। कुछ एकदम पुरानी ऐतिहासिक थ्योरी पूछी गई। देखिए $1 की वैल्यू जो भी 96 रुपये, 100 रुपये हो जाए, ये कौन और कैसे तय करता है? इसको हम कहते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम। अब RBI खुद ही बोल दे कि डॉलर की वैल्यू इतनी होगी, 10 रुपये मान लो, तो फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रिजिम इसे हम कहेंगे। तो 1991 के LPG रिफॉर्म्स के पहले का जो जमाना था, तब सेंट्रल बैंक तय करती थी, उससे पहले अंग्रेजों का जमाना था, तो उनकी सरकार और ये सब तय करते थे फिक्स्ड रिजिम। टोटल ऑपोजिट है USA। US गवर्नमेंट या उनकी सेंट्रल बैंक डॉलर का क्या भाव होता है वो तय नहीं करते, वो बाजार को छोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। वो भारत में अभी नहीं है। भारत में दोनों के बीच का है, जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोट, कि नॉर्मली RBI कुछ कंट्रोल नहीं करेगी, पर ज्यादा अस्थिरता दिखे, एक्सचेंज रेट में ज्यादा अस्थिरता दिखे, देन इट विल ट्राई टू इंटरवीन। इतना हमने पढ़ा था। इन्होंने जो प्रश्न पूछा वो तो इतिहास का है, पुराना है, मैंने नहीं पढ़ा था। हालांकि अब पूछा है तो आई विल अपडेट माई मटीरियल। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए। 4, 3, 2, 1। कैसा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम था पहले, कि रुपया और ब्रिटेन का जो भी पाउंड स्टर्लिंग था, उसका भाव नक्की किया था हिल्टन यंग कमीशन, और उस हिसाब से जो भी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने या वाइसरॉय ने नक्की किया होगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। अब आप अगर सोचो कि प्रिवेंट द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, भारत के रुपये को कमजोर करने से रोका जाए, तो उनको कोई इलेक्शन लड़ना था, भारत की पब्लिक के वोट लेने थे, या किसी को खुश करना था, ऐसा तो है नहीं। तो ये जम नहीं रहा है कि वो भारत का भला चाहे या उसे स्टेबल रखने की कोशिश करें। टू एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन्स, तो या तो सभी चीजों को एनकरेज करे। देखिए कमजोर करेंसी रहती है तो एक्सपोर्टर को मजा रहता है, ये हम थियरी में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक चीज पर बात कर रहा है, ऑफ कॉटन, तो ये थोड़ा जम नहीं रहा है, आई पुट क्वेश्चन मार्क। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, वो क्यों चाहेंगे कि भारत के अंदर इंपोर्टर को मजा रहे, मतलब उसको किफायती दाम, सस्ते दाम पे मिले कोई चीज, ऐसा वो क्यों चाहेंगे? ये भी नहीं जम रहा है। तो बाकी क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं जम रहे, इसलिए जो ज्यादा ठीक लगे वो है ऑप्शन ए, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया। मतलब भारत में जो भी ब्रिटिश
सिविल सर्वेंट थे, ICS ऑफिसर्स थे, जो जजेस थे, वो पैसा जब वहाँ भेजें तो ठीक ठाक उनको एक स्टेबल एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट हो जाए भारत का रुपया पाउंड स्टर्लिंग में, एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, क्योंकि उस वक्त भारत के जो रेलवे प्रोजेक्ट थे वो सरकार नहीं फाइनेंस कर रही थी, प्राइवेट कंपनियां, मर्चेंट्स और व्यापारी लोग और इन्वेस्टर फाइनेंस कर रहे थे। तो चाहते थे कि उनको जो मतलब रुपये का पाउंड में कन्वर्ट करके ब्याज और मूलधन देना है, तो चीज़ें स्टेबल होनी ज़रूरी है। तो द आंसर विल बी ए। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा था हिस्ट्री की ये सब बातें, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा है, तो आई विल अपडेट द मटेरियल। जो लोग इसमें मतलब कुछ एलिमिनेशन कर पाए उनको बधाई, नहीं कर पाए तो भी दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि रियल एग्जाम में समझो वो बाकी चीज़ें भी सही लगने लगती है। तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था, मैं उस थियरी में यकीन नहीं कर। पिलर 3 में मतलब कम सवाल आए, एक ही सवाल मुझे दिखा, बाकी ऐसे हैं कि वो समझो मिलिट्री फाइनेंस, भारत ने श्रीलंका में ये वाला कुछ प्रोजेक्ट किया, अपन वो IR टाइप का है, वो तो इकोनॉमी में बोलना वो मुश्किल, उसको नहीं बोलता मैं। पिलर 4 एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में पिछले कई सालों से इकोनॉमिक सर्वे एक ही बात कर रहा है कि देखो चावल ज़्यादा मत उगाओ, क्योंकि वो पानी ज़्यादा खाता है, और वो चावल जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत का फ्रेश वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एक बात हुई। तो राइस को ज़्यादा खेती करो, ऐसा भारत सरकार उसका योजना चला कि उनको बहुत पैसा दे, ये थोड़ा मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब आप वीडियो पॉज करके देखिए, 4 3 2 1। तो देखिए ये जो चीज़ है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट और उसके अंदर ये मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें आपको क्या लगता है? सेकंड बोल रहा है कि सिंचाई वाले विस्तारों में चावल की खेती को बढ़ाना। भाई चावल की खेती को बढ़ाना इसका नहीं, दूसरा एक मिशन ऐसा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अंडर द एग्रीकल्चर की कुछ योजनाओं में, उसमें हो सकता है, पर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में तो ये मैच नहीं हो रहा है, वर्ड एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो 2 इज रॉन्ग। उस हिसाब से बी चला गया, सी चला गया। फिर आप तीसरा देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट कर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है कि अगर कोई किसान केवल खेती करेगा कोई एक चीज की, तो बहुत पैसा नहीं कमा पाएगा, तो साथ ही साथ वो मधुमक्खी पालन करे, बांबू उगा दे, बतख पालन कर दे, पशुपालन करे, ये सब करे, तो हम कहें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत खेती प्रणाली। हाँ, तो इसको प्रमोट करे सस्टेनेबिलिटी के लिए, ये बात थोड़ी जम रही है। सो 3 इज करेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर इज डी ओनली। ये भी ऐसा है कि मान लो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो भी वर्ड एसोसिएशन से थोड़ा सोच के, मतलब बेसिक वर्ड तो पता है, मोनोकल्चर मतलब केवल एक ही प्रकार के वो फसल है उसका ही बार बार खेती किया जाए तो वो सॉइल के लिए अच्छा है, वो सब तो स्वाभाविक उसको क्यों एनकरेज करेगा, एंड सो ऑन। आपके अब आसान लग रहा है, रियल एग्जाम में तो आसान नहीं लग रहा था, दैट इज करेक्ट, क्योंकि वही तो है, इट इज द टेस्ट ऑफ योर नर्व्स कि आप कितना अच्छे से वो अपने स्ट्रेस को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को हैंडल कर सकते। तुमने पढ़ा था कि नहीं ये बताओ? ये मैंने मेंस के कोर्स में पढ़ा था, क्योंकि प्रीलिम्स में समझिए इस टाइप की योजना है, उसमें हम बारीक में और एनालिटिकल पार्ट में कम जाते हैं। मेंस के अंदर डी हाइफनिंग व्हीट एंड राइस, मतलब गेहूं ज़्यादा उगाओ चावल कम उगाओ, ये सब आराम से चर्चा हुई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसकी भी मेंस के पिछले कोर्स में QP7 मतलब पिछले साल जो मैंने आखिरी में किया होगा, आई थिंक नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हुआ था, उस कोर्स में ये बात हुई है। इस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वरना खुद से भी सॉल्व तो कर ही सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन। देन कम्स पिलर 4B मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यूजुअली कम सवाल आते हैं, इस बार कुछ है पर वो PIB टाइप का जो टिपिकल होता है ऐसे सवाल। देखिए ONDC, स्विगी जोमेटो से मान लो आपने एक 192 रुपये का बर्गर मंगाया, तो वो आपको 250 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि बीच में कमीशन बहुत, मान लो 30% खा जाए। तो सरकार ने कहा ऐसी कंपनियों की मोनोपोली ब्रेक करनी है, तो एक ONDC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये भी ऐसा ही ऐप है जो बायर सेलर को कनेक्ट करे, और ना सिर्फ मतलब स्विगी जो मतलब बर्गर को, कोई भी सामान आपको बेचना है, टैक्सी का काम करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ONDC है वो कम कमीशन चार्ज करे, मान लो सिर्फ 4%, तो आपको सस्ते में 200 रुपये में वही बर्गर मिले। तो ये ONDC सरकार का एक प्रोजेक्ट है। अब क्वेश्चन आप देखिए पॉज करके वीडियो, 4 3 2 1। तो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स, ऐसा तो है नहीं कि सरकार बोल रही है स्विगी जोमेटो को बैन करेंगे ना। टू रिप्लेस प्राइवेट ई-कॉमर्स प्लेयर्स, ये भी जम नहीं रहा है, क्योंकि अमेजोन और सब हैं। डी ऑप्शन कह रहा है टू मैंडेट UPI फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब नेफ्ट RTGS क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चलेगा, ये भी गलत है। तो क्योंकि बाकी गलत है, जवाब क्या है सी, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज प्लेयर्स इन द
and enabling interoperability across the networks. That is correct. So the answer is C. इसमें मैं कहूंगा जब आप पढ़ रहे हैं ये ऑप्शन आपको करेक्ट लगा तुरंत टिक नहीं करना है भाई, डी भी पढ़ लेना है, उसको सुनिश्चित करना है ये गलत है फिर आप, ताकि एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। खासकर जब पेपर टफ होता है तो एक्यूरेसी का महत्व और बढ़ जाता है। क्राउड फंडिंग, कई बार ये सब आपने न्यूज़पेपर अखबारों में देखा होगा। क्या इससे पहले तुमने ओएनडीसी पढ़ाया था कि नहीं? हाँ भाई पढ़ाया था, ये तो हर साल पढ़ाया ही जाता है। इसमें गिवन इन ईयर बुक इकोनॉमिक सर्वे हर साल अप्रिशिएट करता है, कोई बहादुरी नहीं है कि ये पेपर में ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते। मैंने भी पढ़ा, सब कोचिंग वालों ने पढ़ा, खुद से पढ़ के गया उसने भी पढ़ा होगा। नाउ क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग मतलब आप कोई वेबसाइट पे प्रोजेक्ट की मैं ये नया मान लो 1000 रुपये का भारत फोन लॉन्च करूंगा मेड इन इंडिया, और आप सब लोग मुझे फंडिंग में पैसा दो, जनता आपको पैसा दे, दैट इज क्राउड फंडिंग। ट्रेडिशनल आप बैंक एनबीएफसी में जाते, बॉन्ड बाजार में इशू करते कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दो, तो बहुत सारा मतलब आप बैंक में लोन लेने जाओ, वो कहे तुम्हारा सिबिल स्कोर लेके आओ, बॉन्ड रेटिंग होगा, तो एक तो वहाँ पर वो पेपर वर्क एप्लीकेशन उसका खर्चा है, उसके ऊपर वो चीज़ उसका ब्याज दर और वो सब में भी दिक्कत आपको दिखे। तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये पूछ रहा है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 4 3 2 1, क्या क्राउड फंडिंग से वेब बेस्ड पोर्टल से आप सब पैसा उठा सकते हैं? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए अच्छा होता है कंपेयर टू बॉन्ड वगैरह इशू करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर में फॉलो करना पड़ेगा। तो बोथ आर करेक्ट, सो द आंसर इज सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। फिर एक चीज़ पूछी गई ड्रॉप शिपिंग, जो मैंने नहीं पढ़ा था, इन्होंने पूछा तो अब मैं उसे समझा और मटेरियल अपडेट करूँगा। जैसे एक चीज़ है मीशो, वैसा कि आप एक ऑनलाइन अपना स्टोर बना दो और उसमें आपकी मैं ये फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरी वेबसाइट से आप प्यूमा, नाइकी, एडिडास का ये सब जैकेट जींस सब खरीद सकते हैं। तो अब समझो ये आपका ऑनलाइन स्टोर है जिसमें आप सभी इन्फ्लुएंसर और बाकी काम करके पब्लिक को चीज़ें बेच रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और फिर प्यूमा, नाइकी, एडिडास वाला अपने वेयर हाउस से और वहाँ से वो भेज रहा है और आपका बीच में कुछ कमीशन टाइप का सिस्टम है, इसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब क्वेश्चन आप पढ़िए। हाँ, 4 3 2 1। तो ये जो मॉडल है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। मैं नहीं पढ़ा तो मैं कबूल करता हूँ। आई विल अपडेट द मटेरियल। कुछ लोग कहते तो मटेरियल लेंदी है, वो है क्योंकि पिलर 1 में आप देखिए पुराने भी ये सवाल सॉल्व हो पाए, तो लेंदी मटेरियल है। अब ये सब देखते हो मुझे ये भी थोड़े और इसमें मॉडल करके लंबा होगा मटेरियल, तो बी रेडी फॉर दैट। तो दैट वाज ड्रॉप शिपिंग। फिर एक चीज़ आप देखिए कि आपको हेलमेट ISI मार्क होता है, मतलब वो सेफ है। हैंडलूम के भी ऐसे सब हैंडलूम मार्क्स है। तो एक चीज़ आई कि एरी सिल्क, उसका सर्टिफिकेशन OA को टैक्स सर्टिफिकेशन, उसका प्रश्न है। वीडियो पॉज करिए। 4 3 2 1। तो इसमें इंटरनेट के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये PIB टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी। आई विल अपडेट द मटेरियल। हालांकि इतना याद करके जाना मुश्किल है। अब कुछ लोग कह नहीं जो स्टेटमेंट लिखे हैं उस हिसाब से सही लगते हैं तो गैस मार के भी लिख देते तो हो ही जाता। अब घर आके देखो और वो करेक्ट निकला और फिर सब लोग शाणे। इन रियल लाइफ वो कुछ और भी हो सकता था। खैर ये मैंने नहीं पढ़ा था, एक्सेप्टिंग, ड्रॉप शिपिंग कर दिया। देन पिलर 4 से नीति आयोग, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो इसमें से कोई प्रश्न नहीं आए। पिलर 4 GDP, नेशनल इनकम, आप जानते हैं नया बेसियर चेंज हुआ, GDP कलेक्शन का रिफॉर्म्स लिए गए। कितने सवाल आए? 0। आपके अब कभी नहीं पूछ, नहीं भाई वो ऐसा है 2 साल बाद सवाल आ सकता। पिलर 4 ही इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में भी बेसियर चेंज हुआ, CPI का कोई सवाल नहीं आया। हालांकि CDS, CAPF और बाकी परीक्षाओं के लिए मेरी खास आपको सलाह है वो सब रट के जाना जो भी मैंने यहाँ नया पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में कुछ महीनों पहले। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे सवाल दिखे, पर वो ऐसा है वो बिखरा बिखरा एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में भी कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं हमारा है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्लेम कर सकते हैं और इकोनॉमी में भी मैं कुछ क्लेम करूं, तो ऐसे ये सब टॉपिक्स हैं। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो। 4 3 2 1। तो विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इससे क्या होगा, ऐसा आपको पूछा है। अब आप स्टेटमेंट देखें तो बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब, और इससे कोस्टल शिपिंग होगा और फॉरेन कोलैबोरेशन, मतलब कुछ विदेशी या हम कि श्रीलंका में अपना जो जहाज है वो पहले डॉक होके उसमें माल अनलोड हो,
फिर भारत तक पहुंचे क्योंकि अपने पास इतना बड़ा पार्किंग स्पेस या शिपिंग पोर्ट नहीं है। ये सब टाइप की वो बातें। मित्रों, एक सागरमाला स्कीम है कि सरकार चाहती है अपने जितने ये पोर्ट्स हैं, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाए, ज़्यादा शिपिंग पोर्ट्स हम बनाएं। तो शिपिंग मिनिस्ट्री की योजना है सागरमाला। अब 3 ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले आप वो पढ़ लो। 4 3 2 1, तो तीनों करेक्ट है। अब वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, अजम्पशन इन्फ्रेंस टाइप का यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, तो अब वो भी आप पढ़ लीजिए। 4 3 2 1, एक मतलब ये ऐसा है कि दूसरा वाक्य है वो पहले के उद्देश्य को निर्धारित करता है, वो इसको जस्टिफाई करता है, इस टाइप का वो है। हिंदी में पढ़ेंगे और कलिष्ट हो जाएगा, तो हमेशा मेरी सलाह रहती है आप इंग्लिश में ही पढ़ो। अब इसमें आप देखोगे ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है। थर्ड इज स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा तो जम नहीं रहा है, क्योंकि वो कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल, तो मतलब वो ट्रेडिशनल नहीं, नए जात का होगा कि वहां पर मान लो सीमेंट नहीं, कुछ प्लास्टिक वेस्ट से उन्होंने ऐसा पॉट बनाया हो, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, मतलब बात जम नहीं रही है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उस हिसाब से आप एलिमिनेट करें। माफ कीजिए, ये क्या स्मार्ट बोर्ड में ये नीचे की साइड आपको दिख नहीं रहा होगा। खैर, तो थर्ड इज रॉन्ग, बाकी दोनों तो करेक्ट है। तो द आंसर इज 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली। पर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, तो आपका समय ज्यादा लेता है, सोचने बैठो तो उतनी भी चीज नहीं थी। मित्रों, एक इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया, वीडियो पॉज करके आप देखिए। 4 3 2 1। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट, भारत की जो मैरीटाइम नीति थी उसमें बुनियादी स्वरूप से क्या बदलाव आया। अब इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें पैसेंजर क्रूज टूरिज्म और केरला की प्रोफाइल बढ़ाना इसका स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ये बात सही है कि वहां पर डेवलप होगा तो आसपास के विस्तार को फायदा तो होगा, लेकिन यह उसका बुनियादी स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जहां दिखे उड़ा दो। और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, इस कारण से जवाब होना चाहिए डी 3 ओनली। ये ऐसी चीज है कि भले आपको एग्जैक्टली ये अपडेट ना पता हो, तो भी लॉजिकल एलिमिनेशन के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते। फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांस बाउंड्री इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। तो देखिए, मेरे मटेरियल में जो पिलर 5 है, हालांकि मैं एक हफ्ते में उसके लेक्चर खत्म कर देता हूँ, नोट्स लंबे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज, ये ब्रिज और ये पुल और सब होता है। तो फैक्ट्स सब दिए हैं कि कलादान प्रोजेक्ट है वो कलकत्ता से, म्यांमार से मिजोरम की तरफ जाए। म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य है, करेक्ट। फिर एक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, तो म्यांमार वापस क्या है, आसियान का सदस्य है। और एक इंडिया बांग्लादेश के बीच एक अगरतला रेल रिंग जो चल रही थी, तो बांग्लादेश तो आसियान का सदस्य नहीं है। और ये तीनों फैक्ट्स मतलब हैंडआउट में दिए गए हैं, मेरे नोट्स में, मेरे मटेरियल में दिए गए हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखिए 4 3 2 1, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया और आसियान किसी मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन आपको दिखता है। तो बांग्लादेश वाला प्रोजेक्ट तो उसमें नहीं है, तो 3 इज रॉन्ग, जहां दिखे उड़ा दो। तो 2 चले गए, बी और सी। और पहला तो करेक्ट है, कलादान वाले म्यांमार आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली थ्रू एलिमिनेशन द आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। हालांकि ये भी थोड़ा टफ ही है, उसका कारण कि ये जो अकुला, अगरतला और ये सब इतना याद करके जाना वो रियल लाइफ में मुश्किल है। कंटिन्यूएशन हालांकि हम ट्रेंड का देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले उन्होंने ऐसे और कॉरिडोर्स के बारे में कि यही शायद कॉरिडोर ये कौन कौन से शहरों के बीच जाता है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, या ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा था, तो उस पैटर्न में था। मटेरियल मेरा लेंदी है, करेक्ट, क्योंकि इस टाइप के सवाल पहले दिखे हैं, तो इस कारण से मटेरियल लेंदी रहता है। फिर हम बात करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायती राज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, वो ऐसा कि पैसा आएगा जिससे ये पंचायत भवन बनाना है, सरपंच पटवारी की ट्रेनिंग करनी है, ऐसा सब इसमें खेल होता है। दैट इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब उसका नया वर्जन और ये सब तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देखिए। 4 3 2 1। इसमें तकलीफ क्या है कि फैक्ट्स बहुत बारीक पूछा उसने कि पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2021 से नहीं 2022 से है, तो इस कारण से ये गलत है। और उस हिसाब से जहाँ दिखे उड़ा दो, तो ये चला गया, सी चला गया, और सेकंड करेक्ट है। थर्ड क्या बोल रहा है
इसमें सारा पैसा केंद्र सरकार अकेले देगी, वो थोड़ा मुश्किल है। आप समझो, केंद्र सरकार अकेले पैसा देगी जब उनको बहुत क्रेडिट क्लेम करना हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसानों को यूरिया पे सब्सिडी देते हैं, ये ऐसी चीज है, इसमें केंद्र सरकार पैसा देगी तो भी नीचे क्रेडिट करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ तो स्टेट्स को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। इस कारण से थर्ड इज रॉन्ग, तो डी चला गया। सो द आंसर इज बी, 2 ओनली। हालांकि ये जो है वर्जन 2 इनका है और इसमें इतनी बारीक चीजें, इतना बारीक मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं कबूल करता हूँ, पर ओरिजिनल जो चीज थी वो पढ़ाई थी। हालांकि इस कारण से मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, ये केवल अकाउंटेबिलिटी का स्क्रीनशॉट है कि हाँ भाई बात तो थी, बट जस्ट बिकॉज हेडिंग लिखा है तो मैं क्लेम नहीं करता। तो इधर मैं लिख देता हूँ भाई मैंने ये पूछा है वो एग्जैक्ट नहीं पढ़ा था, मैं नोट्स अपडेट करूँ। लास्ट इज पिलर 6, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप जानते गरीबी नापने के कुछ तरीके हैं कि आप दिन में $3 भी नहीं खर्च कर सकते तो आप गरीबी रेखा के नीचे, ऐसी वर्ल्ड बैंक की व्याख्या है। भारत में भी एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उसने कहा देखो तुम शहर में रहते हो, $1000 भी खर्च नहीं कर सकते, तुम गरीबी रेखा के नीचे हो, बराबर। लेकिन ये ऐसी लाइन है, इससे हम कॉम्प्रिहेंसिवली उस आदमी की गरीबी और दरिद्रता को कैप्चर नहीं कर सकते। कोई कहे मैं $1000 खर्च तो करता हूँ, पर मेरे घर में लकड़ी से, गोबर से चूल्हा जलता है, मेरे पास टीवी फ्रिज मोबाइल कुछ नहीं है। तो ऐसे 10 एक प्रश्न, उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहचानने की कोशिश हो, ऐसा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी बनाती है 10 सवाल पूछ के। उसकी देखा देखी में नीति आयोग ने कहा, मतलब ये ऐसी बात है कि टॉम क्रूज का फिल्म आया टॉप गन, उसको देख के ऋतिक रोशन ने कहा मुझको फाइटर बनाना है, तो यूएनडीपी की मेथड देख के नीति आयोग ने भी ऐसी मेथड बनाई। हालांकि उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थोड़े अलग होंगे। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए। 4 3 2 1। अब इसमें जो बोल रहा है कि बैंक अकाउंट आर कॉमन, क्वेश्चन आस्क्ड इन नीति आयोग, वो गलत है। वो नीति आयोग वाला पूछता है, यूएनडीपी वाले में वो इतना नहीं जाता है। तो 3 इज रॉन्ग, बी चला गया, सी चला गया। अब ये जो मेथड है ये अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी से बनाई गई है, ये फैक्ट करेक्ट है। तो इसलिए एलिमिनेशन के बाद द आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। ताकि एग्जाम के बाद तुम भी शाणे बन रहे हो, पढ़ाया था कि नहीं उसकी बात करो। तो सारे इंडिकेटर हैंडआउट में दिए थे करेक्ट, और ये तुम अल्काइल फॉस्टर, क्योंकि पहला स्टेटमेंट पता हो तभी फाइनल आंसर तक पहुंचे, वो दिया है कि नहीं, हाँ वो भी पढ़ा है, नोट्स में दिया। पिलर 6, आई थिंक दिस विल बी पिलर 6C, पॉवर्टी, उसमें स्पष्ट है। अल्काइल फॉस्टर मेथोडोलॉजी जो नीति आयोग वाले में भी है और वो सिमिलर यूएनडीपी वाले में भी है। तो ऊपर ऊपर से आप देखेंगे नहीं चलेगा, फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, ये भी एक बात है। फिर पिलर 6D, वीकर सेक्शन की बात करें। क्वेश्चन पहले, हाँ ये देख लीजिए, 4 3 2 1। तो विकलांगों के लिए एक उनका जो राइट्स और रिजर्वेशन, उसका नया कानून 2018 में नहीं 16 में बना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, उस हिसाब से एलिमिनेशन से भी बन जाए। दूसरे भी आप स्टेटमेंट पढ़े तो सुगम्य भारत अभियान, वो कैसा है कि सरकारी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी आदि में सब विकलांगों के लिए अनुरूप चीज होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या बोला है कि दिव्यांगजन फाइनेंस वाला जो है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे आता है, ये बात नहीं जम रही है, वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री या ऐसी कोई संस्था में है, क्योंकि फाइनेंस एंड डेवलपमेंट पर किसका, दिव्यांगजन का, तो वो भी गलत है। तो इस हिसाब से आंसर, और आपको मान लो नहीं भी पता, यू आर डाइसी अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, तो भी पहले के मदद से आप एलिमिनेट करो तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है। तो द आंसर इज बी, 2 ओनली। तुमने पढ़ाया था कि नहीं, तुम्हारे मटेरियल में था कि नहीं, सुगम्य भारत भी पढ़ा है, और ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी स्पेसिफिक दिया है, 2016 में कानून आया है, इसमें इतना रिजर्वेशन है, ये पिलर 6 के अंदर नोट्स में दिया है। एग्जैक्टली मैं ये क्लास में सब पढ़ाने नहीं बैठता, वरना समझो वो तो 200 घंटे तक इकोनॉमी चले। तो जितनी छोटी छोटी चीजें वो मटेरियल में दी होती भाई खुद से रट लेना, मैं आपको एक आउटलाइन ओवरव्यू दे दूंगा, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये अलग अलग योजनाएं, स्मॉल ब्रीफ ओवरव्यू, देन यू प्रिपेयर फ्रॉम द मटीरियल। तो इस मटीरियल इज लेंदी तो है अपन, दैट इज। अब ये ऐसा सवाल है, पॉलिटी गवर्नेंस वाले टीचर कहेंगे हमने भी पढ़ा था, तो मैं निर्विवाद बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी के लिए कि तुम्हारा मटेरियल क्यों लंबा हो जाता है, ये कारण है। पिलर 7, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो क्या होता है, पूरे देश का बजट, देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देश का प्रोडक्शन, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब एक कंपनी का, एक व्यक्ति का, सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटी, ये सब। इसके प्रश्न यूजुअली आते नहीं आईएएस एग्जाम में, पिछले 14 साल में सिर्फ 2 ही बार पूछा, कोरोना के बाद तो लगभग पूछना बंद ही कर दिया।
2025 में भी नहीं पूछा था, इस बार भी नहीं पूछा है। तो दैट वाज पिलर 7। तो सिंपथी बेट से आप बचिए, बच्चों हम आपके लिए जान दे देंगे वगैरह। क्या पूछा है, मैंने कितना तैयार किया था, नया क्या पढ़ना है, मुझसे क्या सिली मिस्टेक हुई, ऑब्जेक्टिवली आप एनालाइज करें चीज। प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से हमारे जवाब मिल गए, जहां पर कुछ थोड़ा अलग जा रहा था उसकी भी मैंने बात कर दी। सोर्स मैपिंग मैंने आपको बता दिया कि वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड ही है ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन अच्छे नोट्स मटेरियल कोर्सेस आप यूज़ करें तो टाइम बचता है। खुद से भी कर सकते हैं, पर वो ऐसा है कि 5 साल की इकोनॉमिक सर्वे रटो, इंडिया ईयर बुक रटो, पीआईबी का रैंडम चीज़ देखो, न्यूज़पेपर में 3-5 साल से जो चीज़ें चल रही है उसको फॉलो करो, या तो अच्छे नोट्स मटेरियल कोचिंग को आप ज्वाइन करें। दैट विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट। स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट ईयर, देखिए इकोनॉमी को ऐसे भी देख सकते हैं कि थियरी में सीआरआर, रेपो, जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब हो सकता है। आज़ादी के बाद क्या इकोनॉमी थी, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या इकोनॉमी थी 91 में, 2007 की अमेरिकी सबप्राइम क्राइसिस के बाद क्या थी, जीएसटी 2017 में आया उसके बाद इकोनॉमी क्या थी, और कोरोना 2020 में आया उसके बाद क्या इकोनॉमी थी। क्रोनोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पिलर वाइज पढ़ाता हूँ ताकि क्या हर साल हम ट्रैक कर सके कि यहाँ से इतना इतना पूछा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पिलर 1 में ज़्यादा मेहनत करो, बाकी जगह पर ये चीज़ें होती हैं एंड सो ऑन। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया पूछते नहीं है, बाकी परीक्षा हम ज़्यादा पूछते हैं, आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह। अब क्या पढ़ा जाए, तो ऑफकोर्स मेरे नोट्स मटेरियल तो है ही, जिसमें थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस कवर हो ही रहा है, बट फॉर एनी रीजन यू आर अनेबल टू ज्वाइन, तो सेल्फ स्टडी से क्या क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी मत पढ़ो इकोनॉमी के लिए, उससे बेहतर आप होगा तमिलनाडु या महाराष्ट्र की बुक पढ़े। वो इसलिए क्योंकि उसमें अच्छे ग्राफिक्स, हेडिंग और सब चार्ट मटेरियल के साथ दिया है, और उसमें भी तमिलनाडु भी नहीं, महाराष्ट्र वाली देख लो, वो ज़्यादा रंग बिरंगी और स्मार्ट आर्ट वाली है। उसमें भी कौन से चैप्टर काम के, क्लास 11 और 12 के, मैंने इधर लिखे, वीडियो पॉज करके देख लो, 4, 3, 2, 1। इसमें टाइम बचे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले भी आप देख लेना। ये आप करेंगे तो बिना कोचिंग के भी आपको इकोनॉमी की बहुत सारी समझ आ जाएगी। तो महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड को इसके लिए बताइए। हाँ, तो इकोनॉमी प्रिपरेशन एनसीईआरटी तो प्रीलिम्स उसको देखने की, मतलब टाइम वो 11 की देख सकते हैं, पर 12 की तो देखने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह महाराष्ट्र की आप किताब देखें, और उसके भी ऑल्टरनेटिव में मेरी भी बुक है जिसमें थियरी से करंट सब कुछ आ रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, उसके ऊपर करंट अफेयर्स, ये बिटकॉइन से लेके हर साल जो चले और पिछले 2-5 साल से भी जो चले, तो हर साल मेरी सीरीज आती है, फ्री अपडेट सीरीज। इस साल विथ 26 थी, अगले साल फरवरी में आएगी विन 27। आप वो फॉलो करें तो पीआईबी, पीटी 730 और ये सब देखने की जरूरत नहीं। हालांकि वहां से भी सवाल आते हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, कुछ जगह मिस हो जाता है, पर समझो फिर आप लंबे हो जाएंगे अगर वही सब करने बैठे। इंडिया ईयरबुक भी देख सकते हैं अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करें। बाकी ज़्यादातर तो इंडिया ईयरबुक का भी मटेरियल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट योजनाएं मेरे बुक के अंदर अवेलेबल है। बुक का भी हालांकि अब मैं नया एडिशन निकाल, इन्होंने जो पूछा इस हिसाब से मुझे मटेरियल अपडेट करना है, उसके बाद मैं नया एडिशन अगले महीने आना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरी मैंने आपको, तो एक तो पूछते हैं 14 साल में 2 ही बार पूछा। एनसीईआरटी मत देखो, उसमें भी 11-12 देखोगे तो बेहतर होगा, महाराष्ट्र की किताबें। ऑल्टरनेटिवली अगर आप अनअकैडमी में मेरा कोर्स प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको मैंने लाइव में वो, मैं बाकी की चीज़ें लाइव पढ़ाता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लाइव पढ़ाना छोड़ दिया है क्योंकि आप देख रहे हैं सवाल ही नहीं आते। उसका रिकॉर्डेड कोर्स वो आपको एक्सेस मिल जाती है, जो मैंने 2023 में लास्ट टाइम रिकॉर्डेड कोर्स कराया था। करीब 4 घंटे की क्लास होंगे, 20 एक पेज का मटेरियल होगा, वो आप देख लेना इफ़ टाइम परमिट्स। और वो भी कब, अभी नहीं, अगले साल एग्जाम को 2 हफ्ते बाकी हो, तब टाइम बचे तब करें, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो भी भूल ही जाओगे। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स विचित्र है। मेंस में क्या करें, उसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी चाहिए। भाषा शुद्धि, वर्ड वोकेबलरी अच्छी होती है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 3-5 साल के, और उसके सारे चैप्टर नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो करे तो भाषा शुद्धि इंप्रूव होती है। द हिंदू बुक ऑफ एडिटोरियल्स आप देख सकते हैं। बाकी मेरा मेंस का कोर्स वो तो अवेलेबल है ही। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, देखिए अब जैसे ये प्रश्न है मालेगांव कमेटी और ये सब, तो लोग कहेंगे ये तुम भारती वी पाठक की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किताब, वो अपने लिए नहीं है भाई, वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की आप तैयारी करें उनके लिए है। सो नीड नॉट प्रिपेयर। और दूसरा कि मेरा जो इकोनॉमी के नोट्स मटेरियल बुक है, उसके अंदर यहाँ से अपनी आईएएस एग्जाम में काम की चीज़ें वो सब पिलर 1 में कवर हो ही रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, ये सब में मज़ा नहीं है। इसका कारण कि इसके जो ऑथर्स थे या तो वो जीवित नहीं है, या जीवित है तो अब उन्होंने लिखना छोड़ दिया, कम किया। तो अपडेट जो करते हैं वो कैसा करेंगे कि बजट के फिजिकल डेफिसिट का डेटा चेंज किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा चेंज किया, बाकी सब चीज़ें ज़्यादातर वैसी की वैसी हों। वैसी की वैसी का मतलब क्या,
60s में, नेहरू के ज़माने में, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, मनमोहन सिंह के ज़माने में, ऐसे प्रश्न और टॉपिक्स उसमें ज़्यादा हूँ। जबकि आप इकोनॉमी के पेपर देखें तो आजकल मोदी सरकार 2014 में और उसके बाद की इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा पूछा जाए, जो भी वो भी ऐसा जो इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा है। इस कारण से ये किताबों का उपयोग मतलब कम है। मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, उमा कपिला, आपको डराने के लिए, डरा के कोर्स बेचने के लिए कुछ लोग बोल सकते हैं ये देखना चाहिए मेरा अलग से, ये सब कॉस्ट बेनिफिट इतना जोरदार है नहीं। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए डेली कमेंट्री, शेयर बाजार ऊपर नीचे गया, तेल का भाव ऊपर नीचे गया, डॉलर ये हुआ, नहीं देखना है भाई। पूरे साल का डेटा सेट हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में आता है। इस साल का तो मैंने कवर कर दिया विन 26 में, अगले साल का आएगा वो विन 27 में करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? भारत सरकार द्वारा हर साल बजट से पहले एक दस्तावेज जारी किया जाता है, बुकलेट, उसमें से कुछ कुछ फैक्ट्स रखने होते हैं, नथिंग ग्रेट। अलग से उसके लिए एफराइट मत करना, वो फ्री सीरीज में आ ही जाता है मेरी। कुछ लोग कहें देखो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा जो शेयर मार्केट ओरिएंटेड और इकोनॉमी ओरिएंटेड, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, ये सब देखो, नहीं भाई, इसका कोई इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेट नहीं है। इसका सोर्स मैपिंग करके कोई जस्टिफाई कर सकता है, बट तीसरा अखबार पढ़ना है तो आप लंबे हो जाओगे, मत करो। तो ऐसा एक आध सवाल इधर उधर से दिखा तो हम ये करने बैठे, पीआईबी कंपाइलेशन करने। पहली बात भाई, पीआईबी कंपाइलेशन कोई रट नहीं सकता है। पीआई की मदद से मैं एक वेब स्क्रैपर बनाऊं, मतलब वो पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर दे और फिर उसमें मेरे को देखो 1 साल का पीआईबी, उसको अब मैं और एआई कमांड देके थोड़ा और कॉम्प्रेस कर दूं, तो वो आपको कुछ याद नहीं रहना है। डोंट वेस्ट टाइम। योजनाएं पुरानी भी पूछी जाती हैं, पुरानी चीज़ें भी पूछी जा रही है। मेरा मटेरियल लेंदी है और लेंदी होगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि मैंने फीस ली है। फीस लेके फिर आदमी पढ़ाए नहीं है तो कैसी बात है, और फिर क्या टफ पेपर है और सिंपथी है, बच्चों हम आपके लिए जान दे देंगे। भाई जान देना बात की बात है, फील या उसके सामने कुछ पढ़ाया नहीं, वो पहले बात करो। तो ऐसी जो भी नेगेटिविटी दिखे, मैं कबूल करता हूँ ये मटेरियल स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल हुआ तो इसका स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। तो आप समझो मेरी कोचिंग के धंधे में फिर क्रेडिबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना, अगर मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व कम हो रहे हैं। तब ये भी तो सोचिए, तब नक्की कर लो, या तो तुम पढ़ लो या तुम मत पढ़ो। इकोनॉमी के नाम पे मेरी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो कन्फ्यूजन लोग हो जाता है कि आईफोन तुम्हारा ये क्या प्रो मैक्स है और प्रो है और एस है, क्या है। ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रीलिम्स के लिए जो मेरे कोर्स चलते हैं उसमें क्या टैग होता है, पीसीबी, पोस्ट कोरोना। तो 15 तक बैच में कंप्लीट कर चुका, अब जो नया आएगा वो दैट विल बी पीसीबी 16। पीसीबी 16वीं बार कोरोना के बाद मैं इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाऊंगा। मीन्स का ऐसा मेरा कोर्स आएगा, वो का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 8। आपके ये दोनों, ये 16 है तो ये 16 क्यों नहीं है? क्योंकि पीसीबी 7 तक मैं दोनों कंबाइन पढ़ाता था, प्रीलिम्स एंड मेंस। पर उससे क्या होता, मटेरियल बल्कि हो जाता था, एग्जाम की अगली रात रिवीजन में असुविधा रहती थी। पढ़ने में मजा रहे पर रिवीजन में असुविधा रहे। तो बिकॉज ऑफ द फीडबैक ऑफ द लर्नर्स और मेरी खुद की भी थोड़ी जो कि हाँ अच्छा एफिशिएंट हो सकता है, मैंने स्प्लिट कर दिया है। मेंस का अलग मटेरियल, प्रीलिम्स का अलग मटेरियल है। अभी तुम्हारा इमीडिएटली क्या शुरू होने वाला है, तो देखिए प्रीलिम्स का तो मैं पढ़ा के बैठा, पीसीबी 15 अभी कंप्लीट हुआ है, तो शुरू होगा क्यूईपी 8 मेंस का। वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद प्रीलिम्स का, तो ये चलते रहता है साइकिल। अच्छा, तो तुम्हारी ये विन 26, 25 ये सब बोलते हैं टॉपर लोग की, देखो वो क्या है कि ये कंप्लीट करने के बाद हर साल नया कोर्स नहीं लेना है। आईफोन एक बार लिया तो सालों साल फ्री अपडेट मिलती रहे, ऐसी बात है। तो फ्री अपडेट से कोई भी देख सकता है, बट प्राइमरी लिए किसके लिए, जिसने मेरा फुल लेंथ कोर्सेज कंप्लीट किया है। 26 तो मैंने कंप्लीट करे, यूट्यूब पर भी अभी मैराथन डाल ही दिया है। 27 विन 27 में कब लॉन्च करूंगा, फेब्रुआरी 2027 में। उसको आप फॉलो करें, दैट विल हेल्प यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, वो मैं रिकॉर्डेड एक मेरा कोर्स है, लाइव मैंने पढ़ाना वो छोड़ दिया है क्योंकि उसके सवाल नहीं आ रहे। ये सबसे टॉपर्स को लाभ हुआ है। तो मित्रों पेपर था, अभी आंसर किया गया, उसी हिसाब से मैच करके आप अपने देख लो क्या स्कोर बन रहे हैं। रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा, तो कट ऑफ के आगे पीछे है कि नहीं उसके बाद लोड लेनी नहीं चाहिए, तो रिजल्ट से पता चल ही जाना है। तब तक मेंस का थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है तो भी मेंस का पढ़ते ही रहिए, क्योंकि प्रिलिम्स का वापस से लक्ष्मीकांत या कुछ लेके बैठोगे तो वो आप कर चुके हैं। तो थोड़े टाइम आप मेंस को करें, फिर वापस प्रीलिम सेंट्रिक बन जाए। बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले पट्टे में बैंक की कुछ परीक्षाएं सीडीएस वगैरह आती रहती है, उसको देख सकते हैं। सीएपीएफ हालांकि उसका देख लेना फॉर्म कब आ रहा है या ख़त्म हो गया डेडलाइन। स्टेट सर्विसेज का कुछ कुछ चलते रहता है।
तो हौसला खोने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगे कट ऑफ के करीब मेरा स्कोर बन रहा है, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एंड देयर इज गुड चांस कि आपको अभी नहीं तो 2-3 अटेम्प्ट बाद कहीं ना कहीं सफलता मिलती रहे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.